मॉर्निंग everyone. Today we are discussing working principle of transformer. Working principles of transformer. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि ट्रांसफार्मर में कोर लॉसेस होते हैं और कोर लॉसेस को हम दो सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं. नंबर वन इज हिस्टेरिसिस लॉस एंड सेकंड वन इज एडी करंट लॉस. तो टुडे वी आर डिस्कसिंग व्हाट इज एडी करंट लॉस और उसके बाद हम वर्किंग प्रिंसिपल में चलेंगे. देखिए, ट्रांसफार्मर का जो लूप एरिया था, मैंने आपको बताया था कि वो लूप एरिया मेरा हिस्टेरिसिस लॉस को रिप्रेजेंट करता है. जितना ज्यादा लूप एरिया उतना ज्यादा हिस्टेरिसिस लॉस, जितना कम लूप एरिया उतना कम हिस्टेरिसिस लॉस होगा. हमने देखा कि हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के लिए हिस्टेरिसिस लॉस ज्यादा होगा और सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के लिए हिस्टेरिसिस लॉस हमारा कम होगा. हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का यूज हम लोग डीसी मशीन्स और परमानेंट मैग्नेट जहां पे हमको यूज करना होगा वहां पे हम लगाएंगे. बेसिकली इट इज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. और सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का यूज हम लोग एसी मशीन्स और ट्रांसफार्मर में करेंगे. जाहिर सी बात है कि ट्रांसफार्मर की जो कोर की मैन्युफैक्चरिंग होगी वो सॉफ्ट आयरन में होगी. बेसिकली इट इज मैंने आपको बताया था कि सिलिकॉन स्टील है और ग्रेन ओरिएंटेड है. वो डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन में व्हाट इज ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील. तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जो ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो कोर यूज किया जा रहा है दैट इज सीआरजीओ टाइप सिलिकॉन स्टील, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील. यहाँ पे एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा हिस्टेरिसिस लॉस होगा बेटा, हिस्टेरिसिस लॉस that is defined by pH and it is directly proportional to Bm की power eta to F. And what is eta? What is eta? Eta is equal to steam with constant Sp steam means constant and its value is given by 1.6 for silicon steel. Actually जो मेरा हिस्टेरिसिस लॉस होगा that is equal to pH is equal to KH, where KH is another constant of proportionality. कि constant इस सिंबल को कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट सिंबल का हटाने के लिए हमको एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाना पड़ेगा. दैट इज डिफाइंड बाय KH एंड Bm to the power 1.6 for silicon steel and it is multiplied by frequency and it is defined for per unit volume of core material. It is defined for per unit volume of core material. Means जो हिस्टेरिसिस लॉस होगा वो Bm की पावर 1.6 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उसके फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. यानी ये वैल्यू जितना ज्यादा होगा हिस्टेरिसिस लॉस मेरा उतना ज्यादा होगा. इसीलिए सिलिकॉन स्टील की जो इम्प्योरिटी हम मिलाते हैं वो कम से कम मिलाते हैं. इट इज जस्ट अबाउट 4 to 5% ऑफ फुल मटेरियल. क्योंकि अगर हम ज्यादा मिला देंगे तो ये डीप सैचुरेशन में चला जाएगा बेटा, और डीप सैचुरेशन में अगर ये चला जाएगा तो हिस्टेरिसिस लॉस हमारे बढ़ जाएगा. तो जो कोर की डिजाइन हमको करनी है वो एक फिक्स्ड बीएम रेंज में करना है ना. ये हमको ध्यान में रखते हुए चलना है. नेक्स्ट वन इज देखिए व्हाट इज एडी करंट लॉस. एडी करंट लॉस
देखिए मान लीजिए कि ये एक मेरा एक कोर मटेरियल है जिसका मैं फ्रंट व्यू ले रहा हूं। ये मेरा एक कोर मटेरियल है जिसकी थिकनेस टी के बराबर है, टी के बराबर है। देखिए ट्रांसफार्मर में बेसिकली हो क्या रहा है, कोर मटेरियल में बेसिकली हो क्या रहा है। देखिएगा कि अगर ये मेरा कोर मटेरियल है, ये मेरा एक कोर मटेरियल है और इसमें आई करंट फ्लो कर रही है, तो ड्यू टू दिस फ्लक्स क्रिएशन देयर इज चेंज इन फ्लक्स। फ्लक्स में परिवर्तन होगा। फ्लक्स में परिवर्तन होने की वजह से इसके कोर में एक इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आएगा कि नहीं आएगा, ड्यू टू फैराडेज सेकंड लॉ। फैराडेज लॉ कहता है, फैराडेज सेकंड लॉ, कि अगर फील्ड वाइंडिंग और कंडक्टर के बीच में कोई रिलेटिव मोशन होगा तो फ्लक्स के रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम के इक्विवेलेंट इसमें एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्रिएट होगा बेटा। और उस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को अगर क्लोज पाथ मिल जाए तो उस कोर में एक करंट के बहने की भी संभावना बढ़ जाएगी। तो इस कोर मटेरियल में उस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कारण जो करंट फ्लो करेगा, that current will be called एडी करंट and losses due to that एडी करंट। हम लोगों ने इंटर में भी पढ़ा है, हाई स्कूल इंटर में भी पढ़ा है कि व्हाट इज एडी करंट, और हम लोग कहते हैं भंवर धारा है। तो जैसे हमारा कहने का मतलब ये है कि करंट फ्लो इन द सराउंडिंग ऑफ सर्कुलेटिंग पाथ ऑफ कोर मटेरियल, that current will be called एडी करंट and losses due to that एडी करंट is called एडी करंट लॉस। मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये मेरा एक कोर मटेरियल है और जिसकी थिकनेस टी है, जिसकी थिकनेस टी है, तो इस ड्यू टू इंड्यूस्ड ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन दिस कोर मटेरियल एक मैग्नेटिक पाथ बेटा, एक सर्कुलेटिंग पाथ इसके अंदर बनेगा। वो डिपेंड करेगा कि डायरेक्शन का करंट का सर्कुलेशन कैसा है, और इस सर्कुलेशन करंट के कारण इसके कोर में एक करंट फ्लो होगी जो कि सर्कुलेटिंग करंट टाइप की होगी। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दैट करंट विल बी कॉल्ड एडी करंट एंड लॉसेस इन द कोर ड्यू टू दैट एडी करंट इज कॉल्ड बाय एडी करंट लॉस। तो सपोज दैट दिस इज माय कोर मटेरियल, दिस थिकनेस इज टी, तो इसमें हो क्या रहा है, सर्कुलेटिंग करंट फ्लो कर रही है बेटा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, है ना। इस तरह से मेरा सर्कुलेटिंग करंट फ्लो कर रहा है। एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस बैक ईएमएफ इन द कोर, तो आप देखिएगा यहाँ पे जो मेरा हिस्टेसिस लॉस होगा, एडी करंट लॉस होगा, it is defined by eddy current loss is directly proportional to Vm square F square T square, Vm square F square T square, where Vm is maximum flux density, Vm is equal to maximum flux density, F is nothing but frequency of supply, and T is equal to thickness of core material, thickness of core material। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, हाउ टू मिनिमाइज देम। एडी करंट लॉस को अगर हमें मिनिमाइज, देखिए किसी चीज को पूर्णतः खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको मिनिमाइज जरूर किया जा सकता है। ये चीजें हैं तो हम इसको पूर्णतः खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो जैसे हिस्टेसिस लॉस को मिनिमाइज करने का क्या तरीका है, हम ऐसा कोर मटेरियल लेंगे जिसका बीएस का हिस्टेसिस लूप कम से कम बने, और जितना एरिया मेरा कम से कम होगा उसका हिस्टेसिस लॉस उतना ही कम होगा। उसी तरह आप इस फार्मूला से देखिए,
कि अगर एडी करंट लॉस को मुझे मिनिमाइज करना है तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि मैं इसके थिकनेस को कम कर दूं, यानी टी थिकनेस के जो मेरा कोर मटेरियल है उस टी थिकनेस के कोर मटेरियल को मैं सेक्शन कर दूं। सेक्शन करने का मतलब ये है कि मैं कोर तो वही ले रहा हूं लेकिन उसको सेक्शन तरीके से ले रहा हूं, उसकी स्लाइसिंग करा दे रहा हूं। मान लीजिए कि मैंने उसको 1/20 और 1/3 में उसको कटिंग करके मैंने उसी थिकनेस का कोर मटेरियल ले लिया, तो देखिए होगा क्या दिस इज माई होल कोर मटेरियल, और इस टी थिकनेस के कोर मटेरियल को मैंने स्लाइसिंग करा दिया। स्लाइसिंग करा दिया और यहाँ पे एक इनके बीच में इंसुलेशन प्रोवाइड करा दिया। यहाँ पर मैंने इंसुलेशन प्रोवाइड करा दिया, इंसुलेशन between slicing of two core. So that types of core is called by laminated core. Laminated core. क्या कहा मैंने? ये जो टी थिकनेस का मेरा कोर मटेरियल है इसको टी थिकनेस में ही रखते हुए इसकी मैंने स्लाइसिंग करा दी और बिटवीन टू कोर मैंने इसके बीच में एक इंसुलेशन प्रोवाइड कर दिया जिससे कि वो दोनों जो डिफरेंट स्लाइसिंग ऑफ कोर आर अटैच्ड टू देम। कहने का मतलब मेरा कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से बन गया, इसकी मैंने स्लाइसिंग करा दी और इसके बीच में मैंने इंसुलेशन प्रोवाइड करा दिया, तो दैट टाइप ऑफ कोर इज कॉल्ड लैमिनेटेड कोर। दैट टाइप ऑफ कोर इज कॉल्ड माय लैमिनेटेड कोर। अच्छा, इससे होगा क्या? देखिए एडी करंट लॉस में आपने देखा कि व्हाट इज एडी करंट? द करंट सर्कुलेटेड due to induced voltage on the path of magnetic core material is called एडी करंट। And losses due to that एडी करंट is called एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस देखिएगा मीन्स PE is equal to E square upon RI। PE is equal to E square upon RI, where E is induced electromotive force generated in the core, where that is from Faraday's second law। तो देखिए E मेरा क्या है? E करंट डिपेंडेंट है। जो भी मैंने कोर को एक्साइट कराने के लिए जो मैंने करंट दिया है उस करंट से जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या बैक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हुआ है ये इसको मैं E से डिनोट कर रहा हूं। एंड RI क्या है? RI मेरा कोर का रेजिस्टेंस है। तो बेसिकली मैं कह सकता हूं
कि जो मेरा E है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ PE. E is PE is equal to E square upon RI, since E is independent of since P is independent of P is independent of E. Therefore PE is directly proportional to 1 RI, where RI is the resistance of core. यानी फर्स्ट थिंग इज दैट कि हमने T थिकनेस के कोर की हमने स्लाइसिंग करा दी. स्लाइसिंग कराने से क्या हुआ बेटा, देखिए यहाँ पे ये मेरा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स था और इसके बना देखिएगा जब मेरा T थिकनेस का कोर मटेरियल था तो इसमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कुछ इस तरह से होगा. इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कारण मेरी करंट फ्लो कर रही थी. अभी क्या होगा, जब मैंने इसको लैमिनेटेड कोर का फॉर्म दे दिया तो अब इसके पाथ को कवर करने के लिए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस एयर गैप नेट फ्लक्स क्रिएशन कराने के लिए जो ये सर्कुलेटिंग करंट है इसका रेजिस्टेंस मेरा बढ़ जाएगा. और अगर रेजिस्टेंस मेरा बढ़ जाएगा तो एडी करंट लॉस क्या होगा. अगर कोर रेजिस्टेंस मेरा बढ़ जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि एडी करंट लॉस मेरा घट जाएगा. तो एडी करंट लॉस को मिनिमाइज करने का तरीका ये है कि we use slicing of the core, that is we use laminated core structure. क्वेश्चन पूछा जाता है, why we use laminated core in DC armature winding और AC core material. तो लैमिनेटेड कोर का यूज इसीलिए करते हैं बेटा क्योंकि एडी करंट लॉस को मिनिमाइज करना है, एडी करंट लॉस की वैल्यू को कम करना है. तो स्लाइसिंग ऑफ द कोर, दैट इज वी यूज लैमिनेटेड कोर स्ट्रक्चर. एंड सेकंड वन इज दैट increasing the resistance of core, increasing the रेजिस्टेंस ऑफ कोर. देखिए ये चीज तो क्लियरली आपके समझ में आ गई होगी कि स्लाइसिंग करा के उसको लेमिनेट करा दिया, लेमिनेटेड कोर का यूज किया जिससे कि उसका रेजिस्टेंस बढ़ गया. बेसिकली रेजिस्टेंस के बढ़ने से एडी करंट लॉस मेरा कम हो जाएगा. दूसरा, अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि व्हाई वी यूज सिलिकॉन स्टील फॉर कोर मटेरियल. वी यूज क्या कहेंगे यहाँ पे, we use 4 to 5% impurities of silicon to increase resistivity of core material to minimize एडी करंट लॉस. आप लोग लिख लीजिएगा, टू मिनिमाइज एडी करंट लॉस.
देखिए एक्चुअली होता ही है, दिस इज माई लीनियर जोन and this is my saturated zone. जो स्टील, अगर मैं केवल स्टील मटेरियल को यूज करूंगा, स्टील मटेरियल के यूज करने से स्टील मटेरियल की प्रॉपर्टी ये है, स्टील मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है, हाई परमिबिलिटी एंड आल्सो हाई कंडक्टिविटी। तो इस कंडक्टिविटी को कम कराने के लिए वी आर यूजिंग सिलिकॉन इम्प्योरिटी, लेकिन इसको हम बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगे। अगर बहुत ज्यादा करेंगे तो ट्रांसफार्मर का जोन, अगर ज्यादा सिलिकॉन की इम्प्योरिटी ज्यादा कर देंगे तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। कंडक्टिविटी के कम होने से रेजिस्टेंस तो मेरा बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस मेरा बढ़ जाएगा, लेकिन ट्रांसफार्मर का फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स क्रिएशन भी बढ़ जाएगा और ट्रांसफार्मर मेरा डीप सैचुरेशन जोन में चला जाएगा। ट्रांसफार्मर मेरा डीप सैचुरेशन जोन में चला जाएगा। तो इस डीप सैचुरेशन में भी नहीं जाने देना है। तो डीप सैचुरेशन में ना जाए मेरा ट्रांसफार्मर, तो मैं क्या करूंगा, सिलिकॉन की इम्प्योरिटी पूछा जाएगा। सिलिकॉन इम्प्योरिटी क्यों मिलाते हैं? तो सिलिकॉन इम्प्योरिटी इसलिए मिलाते हैं क्योंकि बिकॉज स्टील हैज हाई कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी आल्सो। तो उस कंडक्टिविटी को कम करने के लिए और कोर का रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए, जिससे कि मेरा एडी करंट लॉस भी कम हो जाए, मैं सिलिकॉन में 4 to 5% की इम्प्योरिटी मिलाऊंगा, है ना। तो हमने देखा कि जो एडी करंट लॉस है TH, that will be equal to TH Vm की पावर 1.6 into F. This is my hysteresis loss. And AD current loss हमने देखा कि P is directly proportional to Vm square F square T square. एक्चुअली इसको अगर एग्जैक्ट वैल्यू में लिखें तो PE की जो वैल्यू होगी that will be equal to pi square Vm square F square T square upon rho E into beta. This is the formula for AD current loss. This is the formula for AD current loss. और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि PE is equal to KE Vm square F square T square in per unit volume, पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए यहाँ पे Vm क्या है, ध्यान दीजिएगा, Vm इज इक्वल टू मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी F सप्लाई फ्रीक्वेंसी T thickness of core material rho S is the resistivity and beta is another constant. Beta is another constant which depends on size and shape of magnetic. That's it. तो इतना थोड़ा सा बेसिक आइडिया लेके, मैग्नेटिक सर्किट का आइडिया लेके, अब हम ट्रांसफार्मर के वर्किंग प्रिंसिपल को डिस्कस करना चाहेंगे। यहाँ पे एक बात हमको मिला है कि जो हिस्टेरेसिस लॉस होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Vm की पावर 1.6 फॉर सिलिकॉन स्टील into F
और जो एडी करंट लॉस होगा दैट लॉस विल बी कॉल्ड Vm is that is directly proportional to Vm square F square T square. That's it. एडी करंट को रिड्यूस कराने का तरीका ये है कि आप कोर का रेजिस्टेंस बढ़ा दीजिए. वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर. देखिए यहाँ पे समझिएगा. सपोज वी हैव ए कोड, इसमें हमने एंड प्राइमरी साइड पे हमने और एसी सप्लाई देखिए यहाँ पे दो, इसको हम वर्टिकल पोर्शन को, ट्रांसफार्मर के वर्टिकल पोर्शन को लिंब बोलते हैं. तो देयर आर टू लिम्ब्स. फर्स्ट लिंब पे हमने सप्लाई प्रोवाइड किया है, सेकंड लिंब पे अभी हमने कुछ नहीं किया है. बेसिकली यहाँ पे लोड होगा तो इसको हम प्राइमरी वाइंडिंग बोलेंगे, इसको हम सेकेंडरी वाइंडिंग बोलेंगे. एंड ड्यू टू फ्लो ऑफ दिस करंट आई फ्लक्स विल बी क्रिएटेड. कौन सी फ्लक्स? ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम फ्लक्स विल बी क्रिएटेड और एवरेज लेंथ ऑफ द कोर और एवरेज लेंथ ऑफ द. तो व्हाट इज प्राइमरी वाइंडिंग? प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर which is connected to supply या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, और which इंजेक्ट कौन सी करंट? मैग्नेटाइजिंग करंट. इसको हम एक्साइटेशन भी कह सकते हैं. द करंट विच एक्साइट द कोर इज कॉल्ड बाय मैग्नेटाइजिंग करंट प्लस लोड करंट is called by primary winding. What is secondary winding? What is secondary winding? Where load is connected. Where load is or which portion contains only load. ओके, तो वर्किंग प्रिंसिपल देखिएगा क्या होगा. Let us suppose that this is my core material. And we gives the AC supply of this core material. AC supply हमने इस core material को प्रोवाइड किया है. From giving this supply, I
current will flow. Suppose that I1 करंट विल फ्लो. इस करंट के फ्लो से इसके वाइंडिंग में करंट का सर्कुलेशन होगा. सर्कुलेशन कुछ इस तरह से हो रहा है बेटा. तो जब करंट का सर्कुलेशन इस तरह से होगा तो इसमें टाइम डिपेंडेंट फ्लक्स क्रिएट होगा. टाइम डिपेंडेंट फ्लक्स क्रिएट होगा और इस टाइम डिपेंडेंट फ्लक्स को सपोज वी आर इंट्रोड्यूसिंग बाय phi m मैक्सिमम फ्लक्स. तो क्या होगा देखिए, मैंने I1 करंट दिया, phi m फ्लक्स क्रिएट हुआ. सपोज देयर इज नो लोड कंडीशन. नो लोड कंडीशन. So due to Faraday's electromagnetic induction, there is rate of change of flux will be created due to presence of this winding and field situation. देखिए किसी कंडक्टर और फील्ड के बीच में जब भी रिलेटिव मोशन होगा तो बाय फैराडेज लॉ एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उसमें जरूर क्रिएट होगा. So due to change in this flux with respect to time, an electromotive force will be created in primary winding, and by Lentz's law, this electromotive force will try to oppose the very much cause of that production. यानी कि जो इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड होगा that will be given by minus n1 d phi m upon dt. d phi m upon dt. E1 is equal to minus n1 d phi m upon dt. Suppose there is no load. Now in limb 2, suppose there are n turns, n2 turns, this is n1 turns, and load is connected through limb 2. This is my load. तो देखिए क्या होगा, हमने I1 करंट प्राइमरी वाइंडिंग को दिया जिससे कि फ्लक्स क्रिएशन हुआ मेरा phi m फ्लक्स का क्रिएशन हुआ. इस phi m फ्लक्स के कारण जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें मेरा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बना. दैट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज डिफाइंड बाय E2. जब तक ये नो लोड कंडीशन में था इसमें कोई करंट, इसके लोड में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा. लेकिन जैसे ही सेकेंडरी वाइंडिंग को मैं इस लोड से कनेक्ट करूंगा तो इस लोड से कनेक्ट करने के बाद ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑन लिंब 2 एक करंट इस लोड में फ्लो करने लगेगी. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दैट लोड करंट? इस लोड करंट का डायरेक्शन क्या होगा? इस लोड करंट का डायरेक्शन क्या होगा मैं ये जानना चाहता हूं. और देखिए यहां समझिएगा कि इस फ्लक्स क्रिएशन से यहां पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आया. इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से जब मैंने इसके वाइंडिंग को लोड से कनेक्ट कराया तो इसमें I2 करंट फ्लो किया. इस I2 करंट का सर्कुलेशन क्या होगा? इस वेदर इट इज फ्रॉम दिस टू दिस और दिस टू दिस, है ना. तो यहां पे आप लेंज लॉ देखिएगा कि डायरेक्शन ऑफ the direction of current, कौन सी करंट? I2 लोड करंट. the direction of load current due to load is such that by Lentz's law
it will try to oppose that very much cause of its production. Very much cause of its production. तो I2 करंट का सर्कुलेशन कहाँ होगा? I2 करंट उस डायरेक्शन में फ्लो करेगा जहां पर देखेगा अपोज दैट वेरी मच कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन, यानी जिसके कारण ये उत्पन्न हो रहा है ये उसी के अपोजिट होगा। और ये किसके कारण? I2 करंट किसके कारण फ्लो कर रहा है? दिस मैक्सिमम फ्लक्स के कारण ये I2 करंट फ्लो कर रही है। यानी कि अब अगर इस करंट का सर्कुलेशन होगा सेकेंडरी वाइंडिंग में, अगर इस करंट का सर्कुलेशन होगा तो इस करंट सर्कुलेशन से एक फ्लक्स यहां भी क्रिएट करेगा, वो फ्लक्स हमेशा इस फ्लक्स का अपोज करेगा। वो फ्लक्स इस फ्लक्स का क्या करेगा? हमेशा अपोज करेगा। देखिए इसका मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग में मैं ये कहना चाहता हूं, सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होगा? सेकेंडरी वाइंडिंग में जो फ्लक्स क्रिएट होगा दैट इज गिवन बाय phi2 and this phi2 will oppose the flux phi m. This phi2 will oppose the flux phi m. आई थिंक ये बात आपकी क्लियर होगी। देखिए फिर से देखिएगा कि अगर ये मेरा कोर है और ये मेरी सेकेंडरी साइड है, at no load condition flux will be created, that is phi m. लेकिन जैसे ही इसमें लोड करंट फ्लो करेगा तो डायरेक्शन ऑफ लोड करंट ऐसा होगा कि जो इस करंट के कारण सेकेंडरी लिंब में जो फ्लक्स क्रिएट होगा दैट इज गिवन बाय phi2, that phi2 will oppose फ्लक्स m. तो रिजल्टेंट फ्लक्स क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट फ्लक्स क्या हो जाएगा? फ्लक्स मेरा घट जाएगा तो डेल्टा फाई मेरा क्या हो जाएगा? एक्चुअली डेल्टा फाई इज इक्वल टू फाई m माइनस phi2, फाई m माइनस phi2। लेकिन यहां देखिएगा कि अगर ये मेरा सप्लाई वोल्टेज है और ये मेरा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है और अगर मैं वाइंडिंग लॉस और कोर लॉस को नेग्लेक्ट कर दूं तो एक्चुअली V इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू E। V is approximately equal to E. And what is E? देखिएगा that is equal to minus N1 d phi m upon dt। और अगर यहाँ पे करंट मैंने IT is equal to Im साइन ओमेगा टी दिया है तो इसमें जो फ्लक्स का क्रिएशन होगा दैट विल बी फाई मैक्स साइन ओमेगा टी। एसी करंट के लिए एसी फ्लक्स उत्पन्न होगा, देयरफॉर E1 इज इक्वल टू माइनस N1 d बाई dt ऑफ फाई मैक्स साइन ओमेगा टी, फाई मैक्स sin omega t that will be equal to minus n1 after differentiating n1 phi max omega cos omega t and that will be given by n1 phi max omega sin omega t minus 3 degree, that will be given by, this is simple calculation sin थीटा cos थीटा sin 90 minus थीटा cos 90 में नो वेरिएबल। जैसे कि अगर आप इसको देखेंगे इसका डिफरेंशिएशन cos ये बताने की चीज नहीं है। वैसे एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हम लोग मैथ के कीड़े होते हैं। माइनस n1 फाई मैक्स ओमेगा cos ओमेगा t, और जब cos ओमेगा t को मैं कन्वर्ट करूंगा इन टर्म्स ऑफ फेजर में
तो ये cos ओमेगा टी को मैं sin ओमेगा टी माइनस 90 लिखूंगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस नेगेटिव साइन। और वैसे भी अगर आप इसको फेजर से समझे, तो फेजर से आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। दिस इज माई cos ओमेगा टी एंड दिस इज माई sin। तो cos ओमेगा टी माइनस 90 sin ओमेगा टी माइनस 90 माइनस cos ओमेगा टी। दिस इज माई माइनस cos ओमेगा टी, दिस इज माई माइनस cos ओमेगा टी एंड दिस इज माई माइनस sin ओमेगा, है ना। तो दिस इज माई मैक्सिमम फ्लक्स क्रिएशन, मैक्सिमम फ्लक्स क्रिएशन के लिए क्या ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू मेरी 1 होनी चाहिए। तो E1 max is equal to N1 pi max ओमेगा, और मैं कह सकता हूं N1 pi max इंटू 2 pi f। That's it। मैं कहूंगा E1 max is equal to √2 pi f pi max N1, या इसी को मैं कह सकता हूं 4.44 f N1। This is my generated electromotive force on primary side. This is my maximum induced force। तो इसका आरएमएस मान कितना होगा, सॉरी यहां गलत हो गया। 2 pi E1 max is equal to 2 pi f pi max into N1। तो E1 RMS मान कितना होगा, it is divided by E1 max upon √2, that will be given by 2 pi f pi max N1 upon √2, that is given by √2 pi f pi max into N1। और जरा आप देखिएगा कि अगर मेरा सप्लाई करंट I1 इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी है, तो जो मेरा E1 इंड्यूस हुआ है वो EM साइन ओमेगा टी माइनस 90, यानी E1 इज लैग बिहाइंड with phi by 90 degree, because if I1 is equal to IM sin omega t, then for phi m is equal to phi max sin the. So this is my generated voltage, the generated RMS voltage, and it is given by 4.44 f phi max and 4.44 f phi max right into N1। तो जरा हम फिर से वर्किंग प्रिंसिपल में आ जाए। तो क्या कहा मैंने कि इस फाइम के कारण जो करंट जो इसमें वोल्टेज इंड्यूस होगा, इस वोल्टेज इंड्यूस होने से जो इसमें करंट फ्लो करेगी, इस करंट के फ्लो करने से जो फ्लक्स क्रिएशन होगा वो लेंज लॉ को फॉलो करेगा and it will always oppose the generated flux। तो रिजल्टेंट फ्लक्स मेरा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फ्लक्स मेरा phi m माइनस phi 2 के बराबर हो जाएगा। बट यहां देखिएगा आप लोग,
if B is approximately equal to E1, and that will be equal to 4.44 F phi max into N1 and phi max को मैं क्या लिख सकता हूँ? phi max को मैं Bm into A लिख सकता हूँ, that is 4.44 F Bm into A into N1, है ना? तो actually these all quantities are constant. मैं कह सकता हूँ कि phi m is directly proportional to V by F, and that will be constant. यानी जो उसका ट्रांसफार्मर में जो फ्लक्स का क्रिएशन हो रहा है वो कांस्टेंट होना चाहिए, फ्लक्स का क्रिएशन कांस्टेंट होना चाहिए, या इन अदर वर्ड V by F का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट आएगा। लेकिन यहां हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिएगा नेट रिजल्टेंट फ्लक्स जो फाई एम आ रहा है हमारा, वो फाई एम माइनस फाई टू के बराबर आ रहा है, यानी फ्लक्स की वैल्यू मेरी रिड्यूस हो रही है। तो इस फ्लक्स की वैल्यूज को कांस्टेंट मेंटेन कराने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको सप्लाई से एक एक्स्ट्रा करंट बढ़ा के लेना होगा, जिससे कि कितने के बराबर, जिससे कि फाई टू फ्लक्स एक्स्ट्रा क्रिएट हो, और उस फाई टू फ्लक्स का क्रिएशन होने के बाद वो इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। मींस आप इसको समझ लीजिए कि मान लीजिए ये मेरा ट्रांसफार्मर था, इसमें हमने करंट सप्लाई दिया I1, जिससे कि एक फ्लक्स क्रिएट हुआ फाई एम। इस फ्लक्स क्रिएशन से जब मैंने इसको लोड से कनेक्ट किया, ध्यान से, इसमें टर्न है N1, इसमें टर्न है N2, इसको मैंने लोड से कनेक्ट किया तो इसमें एक I2 करंट फ्लो की। इस I2 करंट के कारण इस डायरेक्शन ऑफ I2 क्या होगा कि ये इससे जो फ्लक्स क्रिएट होगा दैट विल बी phi2, वो phi2 इस phi m का अपोज करेगा, तो जो नेट फ्लक्स होगा वो इस phi m से कम हो जाएगा। उस phi m को मुझे कांस्टेंट बनाना है। कांस्टेंट फ्लक्स में कैसे बनाऊंगा, जब मैं सप्लाई से एक सप्लाई करंट को मैं बढ़ा दूंगा। कितना बढ़ाऊंगा, इतना बढ़ाऊंगा कि जो I1 करंट हो जाए वो जो I1 करंट के कारण जो फ्लक्स सप्लाई हो जाए वो phi m प्लस phi2 के बराबर हो जाए। यानी इनपुट साइड में जो फ्लक्स की वैल्यू को मुझे phi m से phi m प्लस phi2 बनाना पड़ेगा। तो phi m से phi2 फ्लक्स बनाने के लिए तब मुझे डेल्टा फाई कितना मिलेगा, डेल्टा फाई इज इक्वल टू, इनपुट साइड से मुझे कितना फ्लक्स जा रहा है phi m प्लस phi2, और आउटपुट से नेट रिडक्शन ऑफ फ्लक्स कितना हो रहा है माइनस phi2। तो ये phi2 और ये phi2 कैंसिल होके मुझे phi m मिलेगा, दैट विल बी द रेशियो ऑफ V by F, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज द नेसेसरी थिंग ऑफ ट्रांसफार्मर वर्किंग। मतलब फ्लक्स हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, या मैक्सिमम फ्लक्स हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, या V by F का रेशियो हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है ना। तो यहां देखिए इस फ्लक्स को कांस्टेंट बनाने के लिए हमने देखिए ट्रांसफार्मर कहाँ कनेक्टेड, इट इज ए पैसिव एलिमेंट। तो ये ग्रिड कनेक्टेड होगा कहीं ना कहीं से, ये ग्रिड से कहीं कनेक्टेड होगा, ये ट्रांसफार्मर मेरा ग्रिड से कहीं कनेक्टेड होगा, है ना। तो ये ट्रांसफार्मर जब ग्रिड से कनेक्टेड होगा तो ग्रिड इज अ सिस्टम ऑफ लॉ एंड वोल्टेज, तो यहाँ से ये एक्स्ट्रा सप्लाई को ले सकता है। जब ये एक्स्ट्रा सप्लाई लेगा तो इतना करंट लेगा जितना फ्लक्स इसमें क्रिएशन कम हुआ है, उस फ्लक्स के क्रिएशन को मेंटेन कराने के लिए ना उतनी करंट सप्लाई से और नहीं होगा। तो जरा देखिएगा व्हाट इज phi1,
phi 1 is equal to N1 I1 by R। phi 1 की वैल्यू कितनी होगी, या phi m की वैल्यू कितनी होगी, phi m की वैल्यू N1 I1 अपॉन R के बराबर होगा। phi 2 की वैल्यू कितनी है, phi 2 इज इक्वल टू N2 I2 अपॉन R। और एक्स्ट्रा फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, phi 2। देखिए इस करंट की वैल्यू कितनी होगी, इस करंट के कारण जो फ्लक्स बनेगा दैट इज गिवन बाय phi 2, दैट phi 2 इज इक्वल टू N1 I2 डैश अपॉन रिलक्टेंस। ये बात क्लियर है कि नहीं, मतलब देखिएगा एक्स्ट्रा करंट को फ्लो कराने के लिए हमको phi 2 फ्लक्स की जरूरत पड़ेगी। उस phi 2 फ्लक्स का रिक्वायरमेंट कौन पूरा करेगा, दिस करंट। और इस करंट को हमने सप्लाई सिस्टम से लिया है, दिस करंट इज कॉल्ड माय I2 डैश। तो phi 2 एक्स्ट्रा करंट देने के लिए जो फ्लक्स phi 2 फ्लक्स क्रिएट कराने के लिए जो हमें फ्लक्स की रिक्वायरमेंट है वो प्राइमरी साइड से N1 I2 डैश अपॉन रिलक्टेंस ही तो होगा, और सेकेंडरी साइड में जो फ्लक्स क्रिएशन हो रहा है दैट विल बी इक्वल टू N2 I2 अपॉन रिलक्टेंस, दैट विल बी इक्वल टू N2 I2 अपॉन रिलक्टेंस। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो डेल्टा phi m है वो phi m प्लस phi 2 फ्रॉम प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या है phi 2 जो कि इसका अपोज कर रहा है। नेट फ्लक्स क्रिएशन हमारा कितना हो गया phi m। यहाँ देखिएगा नेक्स्ट फ्लक्स क्रिएशन, इसको कांस्टेंट बनाने के लिए जो हमें एक्स्ट्रा फ्लक्स की जरूरत पड़ी है उससे हमें क्या रिलेशन मिल रहा है, N1 I2 डैश अपॉन रिलक्टेंस इज इक्वल टू N2 I2 अपॉन रिलक्टेंस, है ना। ये दोनों फ्लक्स मेरे बराबर है, रिलक्टेंस से रिलक्टेंस खत्म, हमको मिला N1 I2 डैश इज इक्वल टू N2 I2, N1 I2 डैश इज इक्वल टू N2 I2। लो प्राइमरी साइड पे कितनी करंट जाएगी देखिएगा, प्राइमरी साइड पे एक तो मेरी मैग्नेटाइजिंग करंट है और दूसरी फ्लक्स को मेंटेन कराने के लिए जो करंट मैं दे रहा हूं, है ना। तो प्राइमरी साइड की करंट अगर मैं I1 मान लूं तो I1 इज इक्वल टू IM प्लस I2 डैश। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि ट्रांसफार्मर को एक्साइट कराने के लिए जो मैग्नेटाइजिंग करंट होती है वो बहुत स्मॉल होती है ना, वो बहुत स्मॉल होती है, यानी इट इज जस्ट अबाउट IM दैट इज मैग्नेटाइजिंग करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट और एक्साइटेशन करंट। एक्साइटेशन करंट is just about 4 to 5% of 4. This is noted point of 4 to 5% of फुल लोड करंट, या इसी फुल लोड करंट को हम लोग और क्या बोलेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा इन सब की जरूरत पड़ेगी। फुल लोड करंट और रेटेड करंट, रेटेड करंट और 1 पर यूनिट और 1 पर यूनिट करंट। जो रेटेड करंट होगी उसी को फुल रेट करंट जो होगी वही रेटेड करंट होती है, और वही हमारी बेस वैल्यू होगी, उसी का मान मेरा 1 पर यूनिट के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं वी आर सेइंग दैट IM is much less than I2
dash Im is much less than I2 dash. Therefore, I1 is equal to I2 dash. I1 is equal to I2 dash. From this relation, और हमको क्या मिला था रिलेशन? देखिए, N1 I2 dash is equal to N2 I2. From this, N1 I1 is equal to N2 I2. This relation is only hold when magnetizing current is much less than load current. Magnetizing current is much less than load current, है ना? क्या कहा हमने? और negligible magnetizing आई थिंक आपको वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आया होगा। देखिएगा, अगर आपको ये चीजें समझ में आई हैं तो अब काम आसान हो जाएगा। एक बार फिर से कमिट कर लेते हैं। ये मैंने प्राइमरी साइड पे सप्लाई दिया, इसको मैंने एसी करंट दिया, इसमें I1 करंट फ्लो कराई। I1 करंट फ्लो करने से इसकी प्राइमरी लिंब पर फाइम फ्लक्स बिल्ड हुआ, फाइम फ्लक्स बिल्ड हुआ एट नो लोड कंडीशन। जो E1 की वैल्यू आई या E1 दैट इज द आरएमएस वैल्यू, ये मेरा कितना आया? 4.44 F phi max into N1. Similarly, on the same hand, E2 की जो वैल्यू आएगी वो 4.44, just same process, 4.44 F phi max into बराबर आएगी, है ना? एट नो लोड कंडीशन ये होगा। दिस इज माई N1, दिस इज, अगर यहाँ पे मैंने वाइंडिंग नंबर ऑफ टर्न N2 दे दिया और इसको लोड से कनेक्ट करा दिया, I2 करंट इस तरह से बहेगी कि ये इसमें जो इस I2 करंट के कारण जो सेकेंडरी लिंब पे जो फ्लक्स क्रिएट होगा दैट विल बी phi2 will always tries to approach the flux phi m। तो उस phi m को कांस्टेंट बनाने के लिए हम एक्स्ट्रा करंट यहाँ से लेंगे दैट इज I2 डैश, है ना, जिससे कि नेट फ्लक्स का जो रिलेशन है वो मेरा कांस्टेंट बना है। बिकॉज यही मेरी ट्रांसफार्मर की नेसेसरी कंडीशन है कि phi m इज इक्वल टू V by F, इनका रेशियो हमेशा क्या होना चाहिए बेटा? कांस्टेंट। और नेग्लिजिबल एक्साइटेशन करेंट हमको क्या मिला? N1 I1 is equal to N2 I2. So from these two relations and these relations we can get E2 upon E1 is equal to N2 upon N1 is equal to I1 upon I2 is equal to K. Where K is a constant, it is called transformation ratio. Transformation